दोस्तों, नए कानून में आज के समय की जरूरतों के अनुसार जरूरी बदलाव किए गए हैं। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में बदलाव। राजद्रोह कानून पूरी तरह खत्म। नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है और इसकी जगह नया शब्द देशद्रोह जोड़ा गया है, जो राजद्रोह कानून की जगह लेगा और इसके साथ ही इसके प्रावधान को और भी सख्त किया गया है। नए कानून लागू होने के बाद सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना और असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा देश के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोलकर या लिखकर या संकेत द्वारा या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, तो उस आरोपी के खिलाफ देशद्रोह के अपराध के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 के अनुसार 7 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा संभव होगी। यानी कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले सभी कृत्य अपराध होंगे। अभी वर्तमान समय में राजद्रोह अपराध के लिए आईपीसी की धारा 124A के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा का प्रावधान है। आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा। वर्तमान समय के कानून में आतंकवाद और संगठित अपराध की कोई परिभाषा नहीं है। इनका सिर्फ वर्तमान समय के कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। लेकिन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके दंडनीय अपराध बनाया गया है। नए कानून में संगठित अपराध या कई राज्यों में फैले गिरोहों के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध के नए प्रावधानों में संघ की गैर कानूनी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियों को शामिल किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। इसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दोषी को मृत्यु दंड की सजा संभव होगी। अभी आईपीसी में आतंकवाद और संगठित अपराध के लिए कोई धारा नहीं है। मॉब लिंचिंग अब अपराध की श्रेणी में। देश में हाल के समय में मॉब लिंचिंग एक खतरा रहा है और वर्तमान समय में अभी मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। इसी को देखते हुए अब नए कानून में मॉब लिंचिंग को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध को लिंचिंग के अपराध के रूप में सम्मिलित किया गया है। नए कानून के अनुसार लिंचिंग के अपराध के लिए सजा कम से कम 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकेगा। अभी मॉब लिंचिंग अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302, 147 और 148 के तहत कार्यवाही की जाती है, जो कि अभी अपर्याप्त है। स्नैचिंग के खिलाफ कानून। नए कानून में स्नैचिंग और इसी तरह की किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों के लिए भी एक नया प्रावधान किया गया है। अगर स्नैचिंग के मामले में पीड़ित को गंभीर चोट लगती है और उसका शरीर लगभग निष्क्रिय स्थिति में चला जाता है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इन सब के अलावा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ नए कानून को और भी सख्त बनाया गया है। असली पहचान छिपाकर या शादी का झांसा देकर महिला से यौन संबंध बनाना होगा अपराध। नए कानून में शादी, नौकरी, प्रमोशन या किसी भी प्रकार का झूठा वादा देकर या अपनी गलत पहचान बताकर महिला के साथ यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और इसे धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप माना गया है। साथ ही
नए कानून में यह भी परिभाषित किया गया है कि यौन संबंध बनाने में विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं है। इस अपराध के लिए नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों को रेप की श्रेणी से बाहर रखा गया है। रेप और गैंगरेप के अपराध के लिए सजा में बदलाव। नए कानून में रेप और गैंगरेप के अपराध के लिए सजा को बढ़ाया गया है। रेप के अपराध के लिए कम से कम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की कर दी गई है और इसके साथ ही गैंग रेप के अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर 20 साल की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन नए कानून में मैरिटल रेप को अभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नाबालिग से दुष्कर्म और गैंगरेप के अपराध के लिए सजा और भी सख्त। नए कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर 20 साल की कैद कर दिया गया है और नाबालिग से गैंगरेप के लिए सजा उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अप्राकृतिक यौन अपराध समाप्त। नए कानून में अननेचुरल सेक्स ऑफेंसेस यानी अप्राकृतिक यौन अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए नए कानून में पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। इसके साथ ही नए कानून में नागरिकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता की सुरक्षा और अधिकार को बढ़ाया गया है। यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता की सुरक्षा और अधिकार बढ़ाए। नए कानून के अनुसार यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान उसके आवास पर एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसे बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता-पिता या अभिभावक उपस्थित रह सकते हैं। इसके साथ ही पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी अनिवार्य होगा और अदालत में पीड़िता का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कदम साक्ष्य को सुरक्षित करने और जबरदस्ती या हेर फेर को रोकने में सहायता कर सकता है, क्योंकि ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जिनमें पीड़िता को डरा धमका कर अपने हिसाब से बयान दिलवाया गया है। इसके साथ ही नए कानून के अनुसार पीड़िता का पक्ष सुने बिना कोई भी मामला वापस नहीं हो सकेगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के मामले को सरकार अगर वापस लेना चाहती है तो नए कानून के अनुसार पीड़ित का पक्ष सुने बिना कोई सरकार मामले को वापस नहीं ले सकेगी। मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य होगा, यानी कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का मौका जरूर ही दिया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो। पुराने कानून में अपराधी और पुलिस कई बार मिली भगत करके बिना पीड़ित के वकील को सुने मामले को बंद कर देते हैं, लेकिन नए कानून के आने के बाद अब पीड़ित का अधिकार बढ़ जाएगा और इससे नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होगी। बच्चों द्वारा अपराध कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून। नए कानून के अनुसार बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह के अपराधों में सजा और आर्थिक दंड को नए कानून में और अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। इस मामले में फिलहाल अभी जुर्माना 10 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच होता है। हिट एंड रन के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही। नए कानून में हिट एंड रन के अपराधियों के खिलाफ एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की जल्दबाजी या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह अपराधी घटना स्थल से भाग जाता है और घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने खुद को पेश नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के अलावा 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। वर्तमान समय में अभी लापरवाही के कारण मौत हो जाने पर 2 साल की सजा है। 0 FIR अब सभी मामलों में। अभी तक 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर के सिर्फ संगीन मामलों में धाराओं के बिना ही दर्ज की जाती है, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद हर प्रकार के अपराधों में धाराओं सहित
0 एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। यानी कि देश में अपराध कहीं भी किसी भी प्रकार का हो, नागरिक उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करवा सकेंगे और 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद रिपोर्ट 15 दिन के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी। आप हमारी 0 एफआईआर वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने 0 एफआईआर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 180 दिन में चार्जशीट दाखिल और ट्रायल के बाद 30 दिन में फैसला। नए कानून के अनुसार पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के बाद 90 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करना होगा। लेकिन अगर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में 90 दिन से अधिक का समय चाहिए होगा तो सिर्फ अदालत की अनुमति से ही दिया जाएगा। लेकिन अदालत द्वारा भी चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों का समय ही दिया जा सकता है, जिसमें तय समय के अंदर ही विवेचना पूरी करके चार्जशीट को ट्रायल के लिए भेजनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर अदालत को चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। इससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को भी रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, आरोपी व्यक्ति आरोप तय करने के नोटिस की तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर रिहाई के लिए भी अपील कर सकता है। न्याय मिलने में नहीं होगी देरी। नए कानून के द्वारा दंड न्याय प्रणाली को पूरी तरह बदला जाएगा। इससे सभी को अधिकतम 3 साल में न्याय दिलाने का प्रयास है। यानी अब नए कानून के अनुसार अदालत को हर मुकदमे की सुनवाई अधिकतम 3 साल में पूरी करनी ही होगी और सुनवाई पूरा होने की तारीख के बाद से अदालत को 30 दिन की अवधि के अंदर जजमेंट देना होगा और अगर कोई खास कारण है तो जजमेंट देने का समय 60 दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी जजमेंट सिर्फ 2 बार ही टाला जा सकेगा और जजमेंट देने के 1 सप्ताह के अंदर जजमेंट ऑनलाइन भी अपलोड करना होगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य है देश में पड़े पेंडिंग मुकदमों का जल्दी निपटान करना है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल। नए कानून के अनुसार छोटे मोटे मामलों में जहां सजा सिर्फ 3 साल तक की है, वहां समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त सुनवाई को बढ़ावा दिया जाएगा। चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना, घर में जबरन घुसना, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी आदि जैसे कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इन मामलों में मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज कारणों के अंतर्गत ऐसे मामलों में समरी ट्रायल कर सकेगा। इसके साथ ही अगर किसी छोटे मामलों में जांच की आवश्यकता है तो आरोप पत्र दायर करने के बाद जांच को अगले 90 दिनों में पूरा करना होगा ताकि मुकदमों में तेजी लाई जा सके और निचली अदालतों का बोझ जल्द से जल्द कम हो सके। नए कानून का सिर्फ अकेला ये प्रावधान निचली अदालतों पर बोझ को कम करने में संजीवनी का काम कर सकता है, क्योंकि इससे सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मुकदमे समाप्त हो जाएंगे और साथ ही 32% मुकदमों में कमी आ जाएगी। इसीलिए नए कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही नए कानून का मकसद ये भी है कि ऐसे मामलों से जुड़े लोगों को जल्दी न्याय मिल सके और जो लोग आरोपी बनाए गए हैं उनके निर्दोष होने की स्थिति में उन्हें जटिल कानूनी प्रक्रिया की वजह से बेवजह की जेल और आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल सके। अभी वर्तमान समय में समरी ट्रायल सिर्फ 2 साल तक की सजा वाले मामलों में ही चलाया जाता है। सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो सकेगा मुकदमा। सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को लेकर नए कानून में खास प्रावधान किया गया है। नए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ अगर कोई मामला है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सहमति या असहमति देने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारियों को
120 दिनों के अंदर निर्णय लेना होगा और अगर 120 दिनों के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि अनुमति प्राप्त हो गई है और सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा शुरू कर दिया जाएगा। अभी के मौजूदा कानून के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर सरकार की अनुमति के बिना सुनवाई शुरू नहीं होती है। सरकारी गवाहों की वजह से अदालत की सुनवाई में नहीं होगी देरी। अभी वर्तमान समय में मुकदमों में सरकारी गवाहों जैसे सरकारी कर्मचारी, एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाने के कारण उन्हें कोर्ट की सुनवाई में बुलाना बहुत ही कठिन रहता है, जिससे मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है और मुकदमे लंबे समय तक बिना किसी उचित कारण के चलते रहते हैं। लेकिन नए कानून में यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी, एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों के स्थान पर पद ग्रहण करने वाले अधिकारी ही उनके कार्यकाल से जुड़े मामलों में गवाही दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर 2010 में कोई अपराध हुआ और उससे संबंधित कोई पुलिस अधिकारी 10 साल बाद यानी 2020 में सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या वह रिटायर हो जाते हैं या फिर उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया होता है और ऐसे मामलों में अधिकारी अगर नहीं आ पाते हैं तो कोर्ट में मामला लंबित रहता है। लेकिन नए कानून के आने के बाद घटना के समय के संबंधित अधिकारी के द्वारा फाइल पर लगाए गए नोट्स को ही सबूत माना जाएगा और उनकी जगह पर जो अधिकारी नियुक्त हैं उन्हें वह नोट्स कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आ जाएगी। भगोड़े अपराधी पर भी हो सकेगी कार्यवाही। नए कानून में भगोड़े अपराधी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का नया प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार अदालत द्वारा जिसको भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा उसकी गैर मौजूदगी में उस पर मुकदमा जजमेंट तक चलाया जा सकेगा। चाहे वो कहीं भी हो उसे सजा सुनाई जा सकेगी और अगर उसे सजा के खिलाफ अपील करनी है तो उसे न्याय की शरण में आना ही होगा, तभी अपील हो सकेगी। सामुदायिक सेवा सजा का नया तरीका। नए कानून के अनुसार भारत में पहली बार छोटे अपराधों के लिए सजा के नए रूप में कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा की शुरुआत की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो पहली बार छोटे अपराधों का दोषी है जैसे कि नशे में हंगामा करने या 5,000 से कम की चोरी के लिए दोषी है और उसको पहली बार सजा होती है तो उसे सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का काम दिया जा सकता है। सरकार का ये मानना है कि छोटे मामलों में सामुदायिक सेवा जैसी सजा देने के नए प्रावधान से अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा मुकदमों की संख्याओं में भी कमी आ सकती है। भारत में अभी ऐसे अपराधों के दोषियों को अधिकतर जेल भेजा जाता है, लेकिन अभी कई इलाकों में यह प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन यह जज की मर्जी के अनुसार होता है। सामुदायिक सेवा का प्रावधान अमेरिका और इंग्लैंड के कानून में है। सजा पाए हुए कैदियों को भी राहत। नए कानून में सजा पाए हुए कैदियों को भी राहत मिलेगी। अगर कोई सजायाफ्ता कैदी यानी सजा पाया हुआ कैदी अपनी कुल सजा में से 1/3 सजा जेल में काट लेता है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह काम जेलर का यानी जेल अधीक्षक का होगा कि वह अदालतों को ऐसे मामले में समय पूरा होते ही अवगत कराए। हालांकि उम्र कैद या मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्तियों को यह छूट नहीं मिलेगी। दोषी व्यक्ति होगा घोषित अपराधी घोषित। नए कानून के अनुसार 10 साल या उससे अधिक की सजा या उम्र कैद या मृत्यु दंड की सजा वाले मामलों में दोषी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जा सकेगा। अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति होगी कुर्क। नए कानून में घोषित अपराधी की अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने और
जब्त करने के संबंध में नई धारा को जोड़ा गया है। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेने के लिए अदालत में आवेदन दे सकता है कि संपत्ति को आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है, और अगर संपत्ति धारक व्यक्ति अपनी संपत्ति की उपस्थिति के संबंध में कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो इस प्रकार की संपत्ति को अदालत द्वारा कुर्क या जब्त किया जा सकेगा। सजा माफी पर बदला कानून। सजा माफी पर भी नए कानून में बदलाव किए गए हैं। नए कानून में सजा को कम करने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। मौत की सजा को सिर्फ उम्र कैद में बदला जा सकता है और उम्र कैद की सजा को 7 साल की कैद में बदला जा सकता है और 7 साल की कैद की सजा को 3 साल की कैद में बदला जा सकता है और इससे कम बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सजा पूरी तरह माफ नहीं की जाएगी और अगर मौत की सजा के मामले में दया याचिका दाखिल करनी है तो राज्यपाल के पास 30 दिनों के अंदर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के अंदर दाखिल करनी होगी। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। अब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी को भी पूरी तरह से माफी दे सकते थे। हिरासत में लिए जाने का अब दिया जाएगा अधिकृत सर्टिफिकेट। नए कानून के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का अधिकृत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे बिना बताए लंबी हिरासत नहीं होगी। परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देना होगा अनिवार्य। नए कानून के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के प्रत्येक थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। और इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पुलिस अधिकारी पीड़ित को जांच की प्रगति की जानकारी 90 दिन के अंदर ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से या व्यक्तिगत प्रदान करनी होगी और इसके बाद हर 15 दिनों में पीड़ित को स्टेटस देना अनिवार्य होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। गवाहों के लिए नई प्रोटेक्शन स्कीम। राज्य सरकारों द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानी गवाह सुरक्षा योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे चश्मदीद गवाहों या किसी भी प्रकार के गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सुरक्षा पर फैसला एसपी स्तर का अधिकारी ले सकेगा। इसके लिए राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इन सब के साथ ही नए कानून में टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने पर अधिक जोर दिया गया है, जिसकी मदद से न्याय की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। नए कानून और टेक्नोलॉजी। EFIR। नए कानून में हर मामलों में EFIR का प्रावधान भी जोड़ा गया है, यानी कि किसी भी अपराध में EFIR दर्ज करना संभव होगा। आपराधिक मामलों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन करने पर जोर। नए कानून में सभी प्रकार के अपराधों के मामलों में FIR दर्ज करने से लेकर जांच पड़ताल तक और जांच पड़ताल से लेकर केस डायरी तक और केस डायरी के रखरखाव से लेकर चार्जशीट दाखिल करने और जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया यानी न्याय की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस किया जाएगा। और इसके साथ ही पूछताछ से लेकर पूरा ट्रायल, जांच पड़ताल करना, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण करना, मुकदमों में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग करना, अपील सहित पूरी सुनवाई और उच्च न्यायालय में सभी मुकदमों की पूरी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान भी होगा, जो पहले नहीं था। देश की सभी अदालतों को 2027 तक कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान। नए कानून मजिस्ट्रेटों को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है।
जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। दस्तावेजों में अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा में विस्तार करते हुए अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी दस्तावेजों में शामिल किया गया है, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेस, वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, लोकेशन सर्च, डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को भी अब दस्तावेज माना जाएगा और न्याय की प्रक्रिया के दौरान इन सब चीजों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है। फोरेंसिक विज्ञान पर अधिक ध्यान। नए कानून लागू होने से जांच, अभियोजन और अनुसंधान फोरेंसिक विज्ञान पर आधारित होंगे। इसीलिए फोरेंसिक विज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद सभी राज्यों में फोरेंसिक के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। 7 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटना स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके लिए देश के सभी राज्यों में आवश्यक बुनियादी ढांचा 5 साल के अंदर तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भविष्य में हर जिले में 3 FSL फोरेंसिक साइंस लैब यानी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और चलित मोबाइल वैन तैनात करने का है। सरकार का लक्ष्य नए कानून के जरिए 90% से अधिक कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि करने का है। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा अनिवार्य। नए कानून के अनुसार पुलिस और अन्य जांच एजेंसी के द्वारा तलाशी और किसी संपत्ति को अधिग्रहण यानी जब्त करने की पूरी प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। यह सब मुकदमे का हिस्सा होगा और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी और रिकॉर्डिंग को बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ का कोई आरोप न लग सके। पुलिस द्वारा जब्त थानों में पड़ी चीजों की नीलामी। नए कानून के अनुसार किसी भी अपराध में शामिल होने के कारण जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी और वाहनों को मुकदमे के अंत तक नहीं रखा जाएगा। मतलब कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में मुकदमे से जुड़ी संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं तो वहां पर कार, बाइक समेत तमाम चीजें पड़ी सड़ी रहती हैं। नए कानून के आने के बाद अदालत या मजिस्ट्रेट के द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने और वीडियोग्राफी के बाद ऐसी सभी संपत्तियों के जल्दी निपटान के लिए नीलामी का प्रावधान किया गया है। फोटो या वीडियोग्राफी को किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। संपत्ति का विवरण तैयार करने और वीडियोग्राफी की प्रक्रिया की तारीख से 30 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशनों में पड़ी केस संपत्ति को बेच दिया जाएगा या फिर चाहे तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है तो उसका जो भी सामान बेचा गया है उससे प्राप्त पैसे उसे कैश के रूप में वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ड्रग्स के मामलों में सरकार के नए नियम के अनुसार इस तरह की चीजों को नष्ट करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जगह देश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की लॉ की नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।